स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। अमेरिका और बिल्कुल गार्गी। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। 3 के सवाल में आज का मुद्दा बहुत अहम है। अमेरिका और रूस के बीच जंग अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये सीधे आर्थिक मोर्चे पर पहुंच चुकी है। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 दिग्गज तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुक ऑयल पर बैन लगा करके पुतिन को सीधी चुनौती दी। ट्रंप का यह कदम सिर्फ यूक्रेन युद्ध को लेकर नाराजगी नहीं, बल्कि रूस पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी है। व्हाइट हाउस से लेकर वैश्विक बाजारों तक इस फैसले ने हलचल मचा दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि पुतिन शांति के लिए गंभीर नहीं है, अब वक्त है सख्त कदम उठाने का। इस बयान के साथ ही ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका अब समझौते के दौर से निकलकर टकराव के रास्ते पर आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत इन दिनों कंपनियों से कच्चा तेल जो है वो खरीदता है। ऐसे में ये प्रतिबंध सिर्फ रशिया पर नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति पर भी सीधा असर शायद डाल सकता है। और ऐसे में देखिए, 3 के सवाल में अब इस मुद्दे को लेकर के 3 सवाल उठ रहे हैं और वो 3 सवाल है कि ट्रंप का रूस पर बैन लगाना यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश है या अपनी एक राजनीतिक चाल। क्या आर्थिक प्रतिबंध वाकई रूस को झुका सकते हैं, और क्या ट्रंप पुतिन को चुनौती देकर दुनिया में एक बार फिर से कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ धकेल रहा है? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये अमेरिका की तरफ से जो रशिया के तेल कंपनियों पर बैन लगाया गया है, इसका असर तो रूस पर होगा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में भारत पर भी पड़ सकता है। और मुझे लग रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप की एक झुलझुलाहट ही है, जिस वजह से वो लगातार इस तरह से जो है तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाना या टैरिफ लगा देना या डील यानी कि ट्रेड डील ना करने को लेकर के हमेशा धमकी देना। ये ऐसा लग रहा है कि वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हमारे यहाँ पर पलक ये कहावत है जो कि बहुत मशहूर है, और ये अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में बहुत सटीक बैठ रही है। बिल्कुल, और विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। ब्रिगेडियर शदेंदु जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद सर। सबसे पहले शुरुआत कर्नल संजीव मलिक जी आपसे। अभी क्या हो रहा है? पहले ट्रंप बहुत सॉफ्ट नजर आते हैं रशिया के साथ, फिर उसके बाद जब उनके अनुसार चीजें नहीं होती हैं तो फिर तीखे बयान सामने आते हैं, रिस्पॉन्सिबल बयान सामने आते हैं, और फिर उसके बाद सैंक्शंस आ जाते हैं ऑयल कंपनियों पर, वो भी रशिया की। पलक मैम, थैंक यू और आप सभी को नमस्कार। मैम, जो ये अमेरिका का जो एक्शन दिन पे दिन आपको बदलता दिखता है, कभी कहते हैं इस तरफ खेलेंगे, कभी कहते हैं ये सैंक्शन लगाएंगे, कभी वो अच्छा बोलते हैं, कभी उसके लिए बड़े हार्श शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये अमेरिका का जो वहां के प्रेसिडेंट है ना, उनकी मैम एक झुंझुलाहट है। आपने सही बोला कि एक झुंझुलाहट से ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको करें तो करें क्या। देखिए, अब इन्होंने जेलेंस्की को बुलाया था, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को उन्होंने बताया कि बताते हैं पर्दे के पीछे अनखम्ड जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिटरली उनको डांटा है और ये कहा है कि तुम अपना पूरा जो यूक्रेन है, जितना भी उस पर रूस का अधिकार है, उससे भी ज्यादा गवा के बैठोगे। वहां क्या? हाँ जी मैम। तो लेकिन उसके बाद पुलिस जो जेलेंस्की है उनका जो रेस्पॉन्स है, अभी तक कोई ऑफिशियल रेस्पॉन्स नहीं है। पुतिन के खिलाफ जो युद्ध में सहायता दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और इवन नाटो कंट्रीज, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, उनकी बात गले उतर चुकी है कि जो पुतिन है वो कब्जाए हुआ एरिया को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितना उन्होंने एरिया कब्जाया है उस पर उनका पूरा एक तरह से उनकी इनिशियल डिमांड से वही उस पर अटके हुए हैं। और रही बात ये कि अगर रशिया चाहता तो वो और भी आगे एडवांस कर सकता था। मेरे हिसाब से रशिया ने भी ये महसूस किया है कि जितना एरिया उनके पास, जिसको बफर जोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आज से 3 साल पहले तो सर ये बात साफ हो गई थी कि सैंक्शंस जो लगाए गए थे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की तरफ से, उसका नुकसान रशिया को तो नहीं हुआ, लेकिन उन कंट्रीज को जरूर हुआ। तो ये तो सोल्यूशन था ही नहीं पहले भी। जी जी पलक मैम, देखिए, इन्होंने सैंक्शंस, ये नई बात नहीं है, सैंक्शन पास्ट में भी बहुत लगाए हैं, इवन रशिया के खिलाफ लगाए, तेल कंपनियों के खिलाफ भी लगाए हैं, और जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनके खिलाफ भी लगाए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा यूरोपियन कंट्रीज को। 3 सीजन उन्होंने झेले हैं, और रशिया ने जब लास्ट सीजन थोड़ा सा गैस सप्लाई टाइट किया था, तो यही लोग जाके बातचीत करने वाले बैकडोर एंट्री से रशिया के पास पहुंच गए थे कि प्लीज हमको हमारे सिटीजन्स के लिए गैस सप्लाई पूरी कीजिए।
वहां पर रशिया की गैस सप्लाई के ऊपर आज भी इतनी डिपेंडेंस है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, और ये उसके बिना सस्टेन नहीं कर सकते। रही ऑयल की बात, अब मैम ये देखिए, तुर्की तो नेटो का भी पार्ट है, तुर्की तो अमेरिका को चलाई है, फिर तुर्की क्यों 10 से 12% ऑयल ले रहा है रशिया से? क्योंकि हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख रहा है। अब बात आती है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप सबको, इंडिया को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, अपने नाटो वालों को क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीच बीच में इनकी आती हैं कि भाई सर, इन्होंने बड़ा NATO को सवाल बोला। तो ये है कि वो खुद को भी नहीं समझा पा रहे हैं कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं रशिया के साथ में, जबकि वो खुद भी बहुत चीजें जो है वो रशिया से खरीदते हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपका रुख करते हुए इस बात को समझने कि अब जब हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर जो है ये सैंक्शंस लगाने की बात आ गई, प्रतिबंधित चीजें करने की बात आ गई और कर भी दिया गया है, तो अब बातचीत के लिए कोई रास्ता बचता नहीं है कि युद्ध को रोकने के लिए। और ये भी कह सकते हैं एक तरफ आप युद्ध रोकने की बात करते हैं, शांति दूत कहते हैं, और इस तरह से आप सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, तो रास्ता क्या आपको लग रहा है कि पुतिन पहले भी नहीं सुने थे, अब भी नहीं सुनेंगे? प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगा? मानते नहीं है ट्रंप इस बात को? देखिए, आज की डेट में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से शांति सीज़फायर वहां लागू की जा सके। कई मुद्दों पे एग्रीमेंट है, कई मुद्दों पे एग्रीमेंट नहीं है। जो शॉर्ट लिव्ड सीज फायर है उसके लिए पुतिन बिल्कुल तैयार होने को तैयार नहीं है। उनका मकसद है इस इलाके में लॉन्ग टर्म पीस, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉन्ग टर्म रशिया के इंटरेस्ट को वो साधना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म से उनका कोई मतलब नहीं है। रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और तमाम तरीके के रिसोर्सेज से फलीभूत है, चाहे वो डिफेंस की फैक्ट्री हो, चाहे ऑयल हो, एनर्जी नीड हो, अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, सब चीज में एक तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी है। इकोनॉमी भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन वो डिपेंडेंट तो डेफिनेटली नहीं है यूरोप और अमेरिका के ऊपर। अगर ऐसा होता तो उसके ऊपर सारे सैंक्शन जो लगे उससे वो बकल डाउन करता और आज की डेट में युद्ध कब का खत्म हो गया होता है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि रशिया पे प्रेशर बनाए, लेकिन वो बना नहीं पा रहा है। रशिया से बात करने का तरीका ही एक आंसर है। आप ना तो कॉमर्शियल ब्लॉकेट से उसको जीत पाएंगे, ना मिलिटरली जीत पाएंगे, ना नाटो को एक साथ एकजुट करके उससे जीत पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो युद्ध एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा, जो कि न्यूक्लियर युद्ध होगा। न्यूक्लियर आर्सेनल दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश के पास है तो वो है रशिया के पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीजों को समझते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब उनके काम करने के तरीके में आपने देखा होगा बड़ा रोलर कोस्टर टाइप है। वो हमेशा कहीं प्रेशर बनाते हैं, फिर प्रेशर रिलीज करते हैं, और छोटे देशों को तो वो मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, उनको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। और उसी की कैटेगरी में यूक्रेन आता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट से जेलेंस्की से जब भी मिलते हैं उनके रिश्तों में तलखी आ जाती है। आपको ओवल की मीटिंग याद होगी जो व्हाइट हाउस में हुई थी, उसके बाद सेकंड जो मीटिंग हुई क्लोज डोर में, उसमें भी तो दोनों के बीच में काफी बहस हुई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। एक तरफ जेलेंस्की एक प्रेशर बनाते क्योंकि उनको चाहिए अपनी एक एक इंच जमीन वापस, इंक्लूडिंग क्रीमिया। अब इस पे बात फंसी हुई रहती है। डोनाल्ड ट्रंप अब उन्होंने नेक्स्ट पैतरा अपनाया कि रशिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते कि रशिया उससे बकल डाउन नहीं करेगा, तो एक तरीके का उन्होंने अपना डिक्टेट दिया है यूरोपियन नेशन को कि जो आज की डेट में रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत फाइन मैसेज इंडिया के लिए भी है कि आप अपने जो ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से उसको भी चेक करिए। नहीं करेंगे तो आप के ऊपर ये टैरिफ का जो वॉर है, जो टैरिफ का जो हथौड़ा है वो चलता रहेगा। एक तरीके का मैसेजिंग करते हैं और बार बार हिंदुस्तान को वो रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि आप ऑयल खरीद रहे हैं, इस वजह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं खत्म हो रहा। आप इतने बड़े कंट्री के हेड होके, प्रेसिडेंट होके युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं और आप हिंदुस्तान से उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान ऑयल ना खरीदे और हिंदुस्तान आपकी युद्ध बंदी में मदद करे। बिल्कुल ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, जब आपने इस बात को कहा कि प्रेशर से पुतिन से बातचीत या फिर ये कहा जाए कि युद्ध आप रोक दीजिए, ये होगा नहीं, तो अब आगे के रास्ते के लिए आप क्या यहाँ पर ऑप्शंस देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है बिल्कुल आई एम वेरी क्लियर, और इसको तमाम जितने भी डिफेंस एनालिस्ट और जो इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं उसका बात करने का तरीका सिर्फ एक है कि आप टॉप टेबल पे लाइए। और जब आप टॉप टेबल पे आते हैं तो रशिया देखिए टू सम एक्सटेंट जो उसने 4 स्टेट आज की डेट में मिलिटरली अपने अंडर ऑक्युपाई किया हुआ है, जो डॉनबास का इलाका, ज़पोरिज़िया और खैरसॉन, कहीं ना कहीं 2 स्टेट को वो छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन डॉनबास का इलाका जो लिंग्विस्टिकली रशिया के साथ मिलता है और वहां 2014 से एजिटेशन चल रहे थे ऑटोनॉमस रीजन बनाने के लिए, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और वो जो इलाका है बहुत तरीके से मिनरल रिच है, बड़े रेयर अर्थ के वहां पे भंडार है, लिहाजा रशिया उसको छोड़ना नहीं चाहता। और क्रीमिया की एक उसको एक्सेसिबिलिटी चाहिए थी, वो उसको वहां से मिलती हुई नजर आ रही है। और कुछ पोर्शन वो ज़पोरिज़िया और खैरसॉन का भी रखेगा, जिससे कि लैंड रूट जो आपका है
क्रीमिया का वो बना रहे हैं। तो इस पे आपको एग्री करना पड़ेगा। देखिए, यूक्रेन ने पहले दिन से गलती की है कि नाटो कंट्री और अमेरिका पे ऊपर टू मच ऑफ रिलायंस। कहीं उसको लगा था कि रशिया और नाटो कंट्री पूरी तरीके से उसकी मदद करेंगे और वो युद्ध में एक तरीके का प्रेशर जनरेट करके रशिया से अपनी बातें मंगवा लेगा, लेकिन वो फेल साबित हुआ। जेलेंस्की आज तक इस चीज को नहीं समझ में। पैट्रियोटिज्म इज ओके, लेकिन आपको वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा। और अमेरिका जब भी इस बात को प्रोपोगेट करता है यूक्रेन को, तो यूक्रेन मानता नहीं। और दूसरा इशू एक और है जिसमें फंसा हुआ पेज, वो है सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन। कौन प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को सिक्योरिटी? एक तरफ वो कहते हैं नाटो का क्लॉज 5 इंप्लीमेंट किया जाएगा अगर वो मेंबर भी नहीं बनता है। वो रशिया चाहता है कि यूक्रेन को पूरी तरीके से डीमिलिटराइज किया जाए, वो नाटो का सदस्य ना बने, और वहां जो तमाम तरीके के नाटो के हथियार और ट्रेनिंग क्रू वगैरह है उससे वो डीमिलिटराइज का होना चाहता है। आगे आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान चाहता है। जी, मैं कर्नल संजीव मलिक से पूछना चाहूंगी कि भारत पर कितना असर पड़ेगा इस चीज का? ओके, देखिए, भारत अपने राष्ट्रीय हित में रशिया से अपना ऑयल ले रहा है। ये ऑयल 44% से 32% के बीच में वेरी करता है हमारी डिमांड के ऊपर। हमारी कंपनी जब अपनी रिक्वायरमेंट प्लेस करती है, डिमांड के बेसिस पे अपना इंपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी है होल्ड करने की और रिफाइन करने की। देखिए, जब तक रशियन कंपनियां हैं हमको एक अच्छा लैंडिंग प्राइस पे दे रही है, तो हमारे लिए दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर वो कंपनियां उन पर बैन लगा है, वो अफेक्ट होती है, वो यूरोप को भी तेल दे रही है, टर्की को भी तेल दे रही है, ब्राजील को भी तेल दे रही है, अगर वो उनको भी देना बनेगी तो थोड़ा अफेक्ट हम पे भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बीच में रास्ते और भी निकाले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ ये बात बोलता हूँ, भारत की बहुत जो चिंताएं हैं, मैं एक चीज बताता हूँ। देखिए गार्गी, क्या होता है, कभी कभी जो गेम होता है ना, जो हमें खेल दिखाई देता है मैदान पे, कभी कभी वो खेल वो नहीं होता है, वो हमें दिखाई देता है खेल कोई और खेल रहा होता है। सवाल यह है, इस परेशानी का जड़ में कौन है? इस परेशानी की जड़ में मेरी नजर में, मेरी समझ के हिसाब से अमेरिका है। अमेरिका वहां घुसना चाहता था, उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज है उन पर अपना आधिपत्य चाहता था, अपना डोमिनेंस चाहता था, और वो नेटो और अपने देश। एक एनालिसिस जो गार्गी ने सवाल पूछा है, बहुत मुझे लगता है जरूरी ये सवाल गार्गी ने पूछा है कि इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर क्या होगा। क्योंकि आज से अगर हम 2023 का जिक्र करें, 2024 का जिक्र करें, 2022 का हम जिक्र करें, जब सैंक्शंस अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से लगाया गया, तो हम विन विन सिचुएशन में तब भी थे। आर्थिक मंदी पूरे विश्व में देखने को मिल रही थी, लेकिन भारत ने जिस तरीके से वो टैकल किया, वो बहुत अच्छे तरीके से टैकल जो है वो किया गया था। तो अभी किस तरीके का आपको पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा है या फिर कोई नेगेटिव इंपैक्ट सर जो है वो नजर आ रहा है? पलक, मैं उसी चीज को लिंक करने की कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश ये कह रहा था, आगे मेरा स्टेप ये था कि देखिए, जो इन्होंने सैंक्शन लगाए हैं रशिया की 2 फर्म्स पे, जो सब बहुत बड़ी कंपनियां हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका ऑयल का व्यापार होता है। भारत पे उस पर फर्क पड़ेगा नहीं, हम अपने रास्ते ढूंढ लेंगे। कारण ये मैं जो कह रहा था ना पर्दे के पीछे, मैं इसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका का प्रेशर ये है कि जो ऑयल है रशिया से कम करके मुझसे बढ़ाया, और उसके मित्र देश को ना, सऊदी अरब से, जो हमारा आज की डेट में हमसे 13-14% ले रहे हैं, वो चाहता कि सऊदी अरब से हम 20% के ऊपर जाएं। तो ये जो अपने दोस्तों, नहीं, लेकिन 2018 के बाद तो सर हमने ईरान से अपने जितने इंपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट खत्म करके हमने अमेरिका से वो सारी शिफ्ट कर दिए। तो मतलब सब कुछ तो हम अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते ना। वी नीड टू डिसाइड, हमें तो खुद सोचना पड़ेगा ना हमारे देश के लिए क्या बेहतर है। मैम, सेलिंग प्राइस इज नॉट द ओनली थिंग। सेलिंग प्राइस के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड लैंडिंग प्राइस। हमको अपने देश में कितने में पड़ रहा है, वो मोटी सी बात बता रहा हूं। आप मेरे को चाहे रशिया से भी सस्ता दो, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपका क्या स्टैंड है? 2018 के बाद अपनी जितनी ऑयल नीड्स हैं जो ईरान पर हमारी थी, हमने वो शिफ्ट कर दी अमेरिका पर, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि रशिया से जो हमारी ऑयल नीड्स है वो हम फिर आपके ऊपर शिफ्ट कर दें या किसी और कंट्री पर शिफ्ट कर दें। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो कंपनीज डिसाइड करें ना, गवर्नमेंट थोड़ा डिसाइड कर रही है। एब्सोल्युटली पलक जी, आपने मेरे मुंह की छीन मैं इस पॉइंट पे आने वाला था कि देखिए, अमेरिका अनड्यू प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जहां उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था उसमें भी वो इंटरफेयर कर रहा है। पहले आपने देखिए, हम ईरान से बहुत बड़ा हमारा ऑयल का व्यापार होता था, आपने ईरान के पर सैंक्शन लगाया और हिंदुस्तान ने आपके प्रेशर में देखिए ऑयल ईरान से लेना बंद कर दिया। हमें अल्टरनेटिव मार्केट चाहिए था, कॉम्पिटिटिव मार्केट चाहिए था, हम रशिया की तरफ गए। अब आप कहते हैं रशिया से भी नहीं ले, और आप ये डिक्टेट नहीं करें कि हम सऊदी अरेबिया से लें कि आपके यूएसए से लें। यूएसए का देखिए सप्लाई लाइन, आप हिंदुस्तान ने बोला कि आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। इट इज नॉट सुटेबल इकोनॉमिक टर्म में, इट विल बी नॉट बेनिफिशियल। और हिंदुस्तान हमेशा से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी
फॉलो करता है। और टाइम एंड अगेन जब भी बात होती है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और तमाम एक्सपर्ट बोलते हैं कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। आप ये डिक्टेट नहीं करेंगे कि हमारा ट्रेड किसके साथ हो। अमेरिका ट्रेड को गवर्न नहीं करता है, आपके हम बंदिशों में नहीं आ सकते। लेकिन सबसे बड़ा आज की डेट में जो फर्क पड़ रहा है टैरिफ का पड़ रहा है। तमाम तरीके के उद्योगों में जिस तरीके की कमी आ रही है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ दी सिलेबस आ गया। रशिया के साथ तो चाहे यूपीए की सरकार थी, चाहे एनडीए की सरकार है, हमारे रिलेशंस तो बहुत पुराने हैं, परमानेंट क्या कहते हैं फ्रेंड्स माना जाता है दोनों कंट्रीज को। तो मतलब इसमें तो उलझने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, उसमें एक इशू है पलक जी, उसमें इशू एक ये है कि तमाम हमारी ऑयल कंपनियां रशिया से ऑयल ले रही हैं, उसको रिफाइन कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल यूरोप ने अपने डोमेस्टिक यूज के साथ साथ हमारा एक ये जो चैनल चल रहा है जिससे हम काफी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व है। इस पे भी अमेरिका का बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, इसको कट डाउन किया जा सकता है। ऑयल कंपनी आप डोमेस्टिक यूज के लिए लें, लेकिन आप उसको रिफाइन करके वापस एक डिफरेंट चेन के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज को आप सप्लाई कर रहे हैं। दैट इज द मेजर ऑब्जर्वेशन। उसको रोकने की बात है, इसीलिए ट्रंप बार बार कहते हैं कि अपने ऑयल इंपोर्ट को रशिया से कम करें, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और तमाम तरीके के आपको जब अमेरिका का जो सैंक्शन लगा है उसको हमें रीवर्कआउट करना पड़ेगा। ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हमें कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, विज़ावी जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा उससे हमें कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर लीजिए। और जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका एक्शन एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, एज ए इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पावर आपको डिसीजन लेना चाहिए। शायद लेकिन हम तमाम ये पे कर ये भी बात रहे हैं, शायद हम ऐसा करते भी दिखाई दे रहे हैं। हमारी जो कूटनीतिक एक दृष्टिकोण है, स्ट्रैटेजी जो हम तैयार कर रहे हैं, चाहे टैरिफ को लेकर के हो, ऑयल को लेकर के हो, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत नहीं खरीदेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, भारत इस बात को खारिज भी कर रहा है। संजीव मलिक सर, आपके पास आते हुए इस बात को, क्या हम नए शीत युद्ध की एक आहट देख रहे हैं? क्योंकि ये भी है कि ये जो नया बैन लगाया गया है वो इस वजह से, क्योंकि नभ थल जल जितने भी तरीके हैं, सब जगह से जो है एक तरह का मिसाइल परीक्षण किया गया है रूस की तरफ से। क्या ये माने, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे यूक्रेन के ऊपर सिर्फ एक कह रहे कि वो उसके कंधे पे बंदूक रख करके जो है वो अमेरिका चलाता हुआ या नाटो देश जो है वो चलाते हुए दिख रहा है। ये दो महादेशों की जो है वो युद्ध है और उस युद्ध को रोकने की कोशिश जो है वो हो रही है। अब ऐसे में जब ये रुकता नहीं दिख रहा है तो महायुद्ध या फिर शीत युद्ध की बात कर ले, उस तरफ की जाने की आहट दिख रही है। मैं देखिए, जो दुनिया का नया जो अलाइनमेंट हुआ है वो ऑलरेडी अलाइनमेंट हो चुका है। पिछले 2-3 साल से पिछले 2-3 साल से जो हम युद्ध देख रहे हैं और जगह जगह पे मैनी फ्रंट्स पे इजराइल से लेकर वहां से लेकर रशिया से लेकर जो युद्ध देख रहे हैं, दुनिया को अलाइन किया है इसने। इसके साथ साथ कुछ देश ऐसे हैं जैसे नेटो या यूरोपियन कंट्री इतने मजबूत नहीं है कि वो डायरेक्ट इंडिया को डिक्टेट कर सके। हालांकि नेटो के बीच में महासचिव ने और उनके प्रेसिडेंट ने बोला भी था इंडिया को, इंडिया ने उनको शटअप कॉल दिया था। अब रही बात ये, अमेरिका के थ्रू ये काम कराना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि अमेरिका का भारत पर प्रभाव भी है और अमेरिका पावरफुल कंट्री होने के कारण अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उनके साथ बड़ी डीपली कपल्ड है। रही बात यह है कि अमेरिका हमारा देखा जाए नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है पिछले 2 सालों से, उससे पहले चाइना हुआ करता था। अब ये चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत पर चूंकि डायरेक्ट वो नहीं मान रहा है, बार बार एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है कि मैंने मोदी साहब से बात कर ली, मेरी प्रेसिडेंट साहब से बात हो गई, इससे बात हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया ने कोई भी उसका जवाब नहीं दिया है। ये बहुत मैच्योर डिप्लोमेसी का द्योतक है कि हम वो कोई कुछ कहे, दुनिया कोई कुछ बोले, हम प्रोवोक नहीं हो रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू गेट अस प्रोवोक्ड, जिससे कि वो हम बातों में उलझा सके और वो फिर दूसरी ये सीन ही दूसरी तरफ बदल जाएगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक स्टैंड अपनाया हुआ है, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की एक डिप्लोमेसी है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर हर वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया, वर्कआउट हमेशा होते हैं। जैसे कोई डिसीजन होता है या कोई भी लेता है जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, उसके रिपरकशन कंट्री पर मिनिस्ट्रीज वर्क एनालाइज करती है और उसके हिसाब से पॉलिसीज को थोड़ा शिफ्ट करती है, टिल्ट करती है, वर्क रीवर्क करती है। यही बात हम एनर्जी सेक्टर में, मेरा मानना यह है कि एनर्जी सेक्टर में हम वी विल वर्क आउट अवर रिक्वायरमेंट एंड द बैलेंसेस। एंड रही बात यह है डिक्टेट करने की, आज हम अगर डिक्टेट होने लगे तो देयर इज नो ट्रंप की। हाँ जी, पिछले 1 साल से जो ट्रंप कर रहे हैं
उनका ना तो कोई भरोसा है, ना ही कोई रिलायबिलिटी बिल्कुल, बची इसी है। पे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि जी। ट्रम्प ने कहा है कि मतलब कि हम धीरे धीरे जो है भारत जो है घटा रहा था, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं आई कि हमारे तरफ से हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो अपना प्रेशर जैसे कि क्रिएट कर रहे हैं। इट्स अ प्रेशर ओनली मैम, करेक्ट। मैं आपको ये और बता दूं कि जैसे हमारा रशिया का ये बात सही है कि हमारे सदियों से सदियों का मतलब है, उस टाइम को छोड़ दीजिए जब सिल्क रूट वगैरह होते थे, लेकिन हमारे बहुत पुराने संबंध है। देखिए 71 में क्या हुआ था, उधर ग्रेट ब्रिटेन, उधर अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े भेजे थे। एक रशिया हमारे साथ था जिनको एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी हमारे चैनल के थ्रू, और रशिया ने हमको आके वो मैसेज दिया था कि अमेरिका का बेड़ा और वो सब 7th फ्लीट उल्टे हो गए थे। रही बात यह कि हमें अपने दोस्त को नहीं खोना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपनी कीमत भी देनी पड़े। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका ये ट्रेडर मैम, अमेरिका ने जिस देश में भी गया उसी देश में उसने तबाही मचवाई है और वहां की पॉलिटिकल क्लास को उसने खत्म करने का काम किया है। डीप स्टेट ऑफ अमेरिका जो चल रही है उसकी कार्रवाइयां भारत को घेरने की कोशिश में जो हो रही है। थोड़ा आप इसे साइकोलॉजिकली भी बताइए कि जो लगातार हम देख रहे हैं अमेरिका से, मतलब पहले ऐसा होता था अमेरिका में 15 डेज के विद इन कुछ हम देखते थे, कोई खबर आती थी या कोई बयान सामने आता था। अब तो ऐसा है विद इन 18 आवर्स, 15 घंटे होते हैं और ट्रम्प जी कुछ कहते हैं, अगले दिन फिर कुछ और कहते हैं, फिर उसके बाद कुछ और कह देते हैं। तो ये क्या कोई फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है, क्या है कि मेरे अनुसार चीजें नहीं हो पा रही हैं? आज तो नेतन्याहू तक, मतलब बहुत रेयर ऐसा सिनारियो होता है कि अमेरिका को लेकर कोई बात जो है वो कही जाए इजराइल की तरफ से। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम अपने देश को सक्षम है सुरक्षित रखने में, हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके के बयान नेतन्याहू की तरफ से आ रहे हैं। पलक 2-3 पॉइंट रखूंगा मैं क्विकली। पॉइंट नंबर 1, जैसे ही ट्रंप अपने सेकंड टर्म में आए, इनको लगा कि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है, निसंदेह हैं वो लोग, और उन्होंने पूछा कि दुनिया वैसे काम करेगी जैसे हम डिक्टेट करेंगे। एक बात। दूसरी बात, उनको एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ट्रंप के मुंह से निकला हुआ एक ब्रह्म वाक्य है, ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग द डिक्टेशन ऑफ अमेरिका। आज की डेट में बहुत सारे कंट्री है वो कहते हैं नहीं हम नहीं फॉलो करें अमेरिका की डिक्टेट है। कारण अमेरिका चाहता है कि अपने इंटरेस्ट से अपने हिसाब से चीजों को ढालना और वर्ल्ड को डिक्टेट करना। ठीक है, एक और एग्जांपल ठीक है। इस पर देखिए ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, ऐसा तो नहीं होता आप चुटकी बजाएंगे और पूरा विश्व जो है वो आपके अनुसार चलने लग जाएगा। ऐसी डिप्लोमेसी नहीं होती, ऐसी फॉरेन पॉलिसी किसी देश की नहीं होती है। अब अमेरिका ईरान पर, अफगानिस्तान पर, चाइना पर वर्चस्व रखने के लिए पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। हमारी एनिमी कंट्री है, हम तो कुछ नहीं कह रहे, आप स्वतंत्र होकर अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर फैसले ले रहे हैं, तो आप दूसरी कंट्रीज में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं और वो अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। वो अपने सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स की भी बात नहीं सुनते हैं, और तमाम तरीके की, चाहे तुलसी गबार्ड ने तमाम तरीके के इंटेलिजेंस सोर्सेज के बारे में बताया, वो उसको रूल आउट कर देते हैं। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल एंटरप्रेन्योर वाला है। तमाम तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं, तमाम तरीके से गेजिंग करते हैं, तमाम तरीके से अपने स्टेटमेंट का रिएक्शन देखते हैं वर्ल्ड में किस तरीके आ रहा है, और फिर वो अपनी एक दिशा निर्देशित करते हैं। लेकिन आज की डेट में देखिए बस चलते चलते, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी 30 सेकंड में जो शीत युद्ध का जिक्र हमने किया था, इसके पीछे क्यों? क्योंकि ईरान इजराइल में जब युद्ध, तो देखा अमेरिका ने सीधे एंट्री की, बमबारी कर दी। अब ऐसे में ईरान तो चलिए पीछे हट गया, रशिया पीछे हटने से रहा। अगर एक भी बॉम्ब उसके यहाँ पर अमेरिका के गिरता है तो कहीं ना कहीं उसका जो एक रिटेलिएशन है वो जरूर देखा जाएगा, अमेरिकन जरूर देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी जरूर देखेंगे। तो शीत युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सर 30 सेकंड्स फिर वाइंड अप। किरण जी, बिल्कुल आपने सही बोला। अगर अमेरिका ने इस तरीके की स्ट्राइक रशिया पे की तो ये लेवल ऑफ जो वॉर है डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगा। उसका पहला टारगेट देखिए यूरोप के कंट्रीज होंगे, जिसमें यूके के बार बार पुतिन के स्टेटमेंट है कि यूके विल बी फर्स्ट टारगेट फॉलोड बाय जर्मनी एंड फ्रांस। और अमेरिका भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेगा क्योंकि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और अमेरिका भी टारगेट होगा। और साथ ही उसके एलाइज देखिए, जापान सी में भी उसका वर्चस्व है, बाल्टिक सी में भी उसने कंट्रोल कर रखा है। तो इसके लिए उसने अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर रखा है। तमाम तरीके के न्यूक्लियर आर्सेनल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट उसके पास हैं। वो अमेरिका को इसका मकबूल जवाब देगा और युद्ध फिर एक डिफरेंट लेवल पे जाके हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 में वो कन्वर्ट हो जाए। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और ये महत्वपूर्ण टॉपिक पर है बातचीत करने के लिए। इसी के साथ 3 के सवाल में आज के लिए बस इतना ही। हम तीनों को दीजिए इजाजत, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।